नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य की अगर हम बात करें तो जब भारत में पर्यटन करते हैं तो हमें अलग अलग अंचलों में अलग अलग तरह के मंदिर स्थापत्य देखने को मिलते हैं। इसलिए आज का जो विषय है वह है मंदिर स्थापत्य कला। भारतीय परिदृश्य में अगर मंदिरों के बारे में बात करें तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है और बहुत ही ज़्यादा हमें उसके अंदर रीज़नेबल रीज़निंग देखने को मिलती है कि उसको कंस्ट्रक्ट करने का क्या रीज़न रहा होगा। तो अगर हम भारतीय परिदृश्य के बारे में बात करें तो हम देखेंगे भारत का जो पूरा भूभाग है वो कई विविधताओं के रूप में दिखाई देता है। जैसे अगर उत्तर के बारे में बात करेंगे नॉर्थ में, तो नॉर्थ में हिमालय है, उसके बाद में हमें गैंजेस प्लेटू मिलता है, गंगा का हमें मैदान मिलता है जहाँ पे हमें पहाड़ देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन जैसे ही हम मिडिल इंडिया में पहुँचेंगे तो हमें विंध्याचल की सीरीज़ देखने को मिलती हैं और साउथ में हमें एक जिसको हम डेक्कन प्लेटो बोलते हैं, दक्षिण का पठार बोलते हैं, वो देखने को मिलता है। तो बड़ी पर्वत श्रृंखला में कहाँ देखने को मिलती है? हिमालय में देखने को मिलती है। और मैदानी इलाका जो है गंगा यमुना का जो दोआब जिसे बोलते हैं वहाँ देखने को मिलता है। और विंध्याचल में हमें छोटी पर्वत श्रृंखलाएँ देखने को मिलती हैं। और जब दक्षिण में जाते हैं तो हमें बड़ा एक पठार का इलाका देखने को मिलता है। तो इन्हीं भूभाग की जो विशेषताएं हैं उसी आधार पे भारत में जो मंदिर स्थापत्य कला है उसका विकास होता है। हम इसको लगभग तीन बेसिक मॉड्यूल में डिवाइड कर सकते हैं। एक गुफा मंदिर होता है, दूसरा एकाश्मक मंदिर जिसे हम एक पत्थर से बने मंदिर कह सकते हैं, और तीसरा होता है स्ट्रक्चरल टेम्पल जिसको हम संरचनात्मक मंदिर बोलते हैं। हमें जो मंदिरों में विविधता देखने को मिलती है वो हमें इसी पोर्शन में देखने को मिलती है। अगर हम इंडियन डिवीज़न करें तो हमें ये तीन तरह के देखने को मिलते हैं: नागर शैली, वेसरा शैली और द्रविड़ शैली। नागर शैली हमें उत्तर भारत में अधिकतर देखने को दिखाई देती है। वेसर शैली हमें मध्य भारत में कर्नाटका हम्पी के आसपास दिखाई पड़ती है। और द्रविड़ शैली जो है विशुद्ध आपकी जो दक्षिण भारतीय शैली है वो शैली है। आप अगर हम गुफा मंदिर के बारे में बात करें और भारत के इतिहास के बारे में बात करें तो बच्चों एक बात समझिएगा, जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, बेसिकली आर्किटेक्चर है, ये हिस्ट्री का एक पार्ट है। तो ये जैसे ही किसी कंट्री की हिस्ट्री शुरू होती है वहाँ से हमें उसका जो आर्किटेक्ट है वो भी देखना मिलने लगता है। तो भारत का जो इतिहास है वो मगध के इतिहास के साथ साथ हमें दिखाई देता है। मगध आप सभी जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंबिसार, बिंदुसार, ये सब डायनेस्टी थी यहाँ से शुरू होती है। तो उस ज़माने में अगर आप अशोकन या मौर्यन पीरियड के जो आर्किटेक्चर को देखेंगे तो उसके बारे में बात ये होती है कि वो अधिकतर वुडन का बना हुआ था, लकड़ी का बना हुआ था। लकड़ी की झोपड़ी, या अगर आप किसी गांव या आंचल के से परिचित होंगे तो आज भी जो छतें होती हैं वो कच्ची होती हैं और उन छतों को सपोर्ट देने के लिए उसके नीचे लकड़ी के पिलर्स लगाए जाते हैं, लकड़ी की हॉरिजॉन्टल बीम्स डाली जाती हैं। उसी का हमें यूज़ आगे के जो मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर है वहाँ देखने को मिलता है। आपके सामने जो स्लाइड है इसमें बराबर और नागार्जुनी गुफा के बारे में दिखाया गया है। अब ये होता क्या था, हमारा जो मेन टॉपिक है वो है गुफा मंदिर। तो गुफा मंदिर बेसिकली वो मंदिर होते हैं जो किसी पहाड़ में या बड़े पत्थर के अंदर हम खुदाई करते हुए एक कमरा या एक गुफा जैसा निर्माण करते हैं और उसमें ही जो है टेम्पल को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। दशरथ और अशोक के पीरियड में बराबर और नागार्जुन, ये आपके बिहार के जहानाबाद में यह एरिया पड़ेगा, वहाँ पे आपको इन गुफाओं को देखने को मिलता है। बड़ी फेमस सी गुफा है लोमेश ऋषि गुफा, सुदामा गुफा, कर्णजोपड़ गुफा। तो ये भारत के सबसे ओल्डेस्ट जो मैनमेड स्ट्रक्चर हैं और इसको हम गुफा मंदिर बोलते हैं, ये वो हैं। आपके सामने जो एंट्रेंस है वो लोमेश ऋषि गुफा का है। अब आप इसको देखिए, ये जो ऊपर का हॉर्स शू जिसको आप घोड़े की नाल भी बोल सकते हैं, ये ऐसे गवाक्ष दिया गया है। अब इस शेप को आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि यही शेप आपको आगे चल के नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया तक के जो टेम्पल्स हैं वहाँ पे और अधिक एडवांस फॉर्म में या सिमेट्रिकल या आइकॉनिक फॉर्म में लिया गया है। इसमें आप देख रहे होंगे कि पत्थर के स्क्वायर शेप में अलग अलग डिस्टेंस पर निकले हुए लगे हुए हैं। ये क्या है? तो जिन भी कारीगरों ने इस मंदिर को बनाया वो प्रेरित थे झोपड़ियों से, वुडन के घरों से।
तो जब उनको मौका दिया गया कि भाई आपको पत्थर में काम करना है, तो उन्होंने उसी रेफरेंस को हूबहू कॉपी किया और उसको पत्थर में बनाने की कोशिश करी। तो अगर हम मजबूती, क्योंकि अगर आप झोपड़ी के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे क्या है कि वुडन पिलर्स जो लगाए गए हैं, हॉरिजॉन्टल बीम्स डाले गए हैं, उसका यूज़ होता था, क्योंकि वो यूज़ था कि वो झोपड़ी को सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर आप एक पत्थर में इसको कार्व कर रहे हो, बना रहे हो, तो वहाँ पे इसका कोई सपोर्ट का मतलब नहीं है, वो एक खूबसूरती का ही मतलब हो सकता है, क्योंकि पत्थर अपने आप में बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। इसमें एंट्रेंस में आप डेकोरेशन भी देख सकते हैं, एलिफेंट का डेकोरेशन किया गया है। जो नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से इस पत्थर को अंदर से खोखला किया गया है, और इसमें ठीक ठाक जगह है आजीवक संप्रदाय के जो सैंड्स थे उनको रखने के लिए। कुछ एक गुफाओं में आपको जो मौर्यन डायनेस्टी की पॉलिश है वो भी देखने को मिलती है, और ये आज भी आश्चर्य का विषय है कि आज से लगभग 2000 प्लस ईयर पहले ये कैसे बना दिया गया। ये जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, ये आपका गुफा टेम्पल आर्किटेक्चर में आएगा। इसी के साथ में उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं भी लगी हैं। ये आपके कलिंगा डायनेस्टी के जो किंग थे खारवेल, उन्होंने बनाई थी उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं। बेसिकली ये जैन जो फॉलोइंग है उसको डेडिकेटेड है। ये उड़ीसा में पड़ती है, भुवनेश्वर के पास में। ये डबल स्टोरी आपकी आप अपर पोर्शन में देख सकते हो। तो आप ये सोचिए कि आज से लगभग 2000 साल पहले उन्होंने बड़े बड़े पहाड़ों में डबल स्टोरी या ट्रिपल स्टोरी जो टेम्पल आर्किटेक्चर था, गुफाएं थी, उनको कार्व कर दिया गया था। नीचे आप दो स्लाइडें देख रहे होंगे। लेफ्ट हैंड की जो स्लाइड है उसको बाघ गुफा बोलते हैं, क्योंकि इस गुफा का जो एंट्रेंस है वो बाघ के जो फेस होता है उसको ध्यान में रख आइकोनोग्राफी फॉर्म में बनाया गया है। राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो दो आपको एलिफेंट्स दिखाई देंगे, इसको गणेश गुफा बोलते हैं। ये भी आपको उदयगिरी और खंडगिरी में देखने को मिलेगी। धौली का हाथी, ये मॉडर्न डायनास्टी अशोकन पीरियड का एक काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है। इसमें आप एक बड़े से बोल्डर, बड़े से पहाड़ को काट के उसमें से एलिफेंट, जो एग्जैक्ट साइज ऑफ एलिफेंट होता है, उस साइज़ में बनाने का कोशिश किया गया था। किन्हीं कारणों से इसको अधूरा छोड़ दिया गया है। लेकिन ये अगर आज के आप देखेंगे तो ये दिखाई देगा कि ऐसा कि एक हाथी है जो एक पत्थर से निकलता हुआ दिख रहा है। ये काफ़ी आइकॉनिक है, काफ़ी फेमस भी है, तो डेट्स वाई इसको अपने स्लाइड में जगह दी है। ये मौर्यन आर्ट का एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। आपके सामने जो गुफा दिख रही हैं, ये एलिफेंटा गुफा हैं। एलिफेंटा गुफा कहाँ पड़ती हैं? 6th सेंचुरी के आसपास राष्ट्रकूटा डायनेस्टी थी, चालुक्यन। और ये आज के टाइम पे अगर आपको जाना हो तो आप गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई से आप फेरीज जाती हैं, बोट जाती हैं, वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर अवे वेस्ट में आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर देयर। वहाँ पे आपको एक एलिफेंटा आइलैंड देखने को मिलेगा। वहाँ पे आप जाएंगे तो करीब 6 गुफाएं वहाँ पे हैं जिनको आप विजिट कर सकते हैं। गुफा संख्या 1 या गुफा संख्या 2 आपके सामने दिख रही हैं। इस आइलैंड का नाम एलिफेंटा आइलैंड इसलिए था क्योंकि जब डचेस यहाँ पे आए तो उन्होंने यहाँ पे एक पत्थर का हाथी देखा, और उन्होंने बहुत समय तक इस आइलैंड को अपना एक बेस बना के रखा, और उन्होंने उस हाथी के ऊपर अपना टारगेट प्रैक्टिस करते थे। वो जो आपका स्कल्पचर है, पत्थर का हाथी है, वो आज भी आपको प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम जो मुंबई में है वहाँ देखने को मिल जाएगा। ओपन एयर में वो रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो उस एलिफेंट के नाम पे इस आइलैंड का नाम हो गया एलिफेंटा। यहाँ पे जो गुफाएं मिलती हैं वो हमें शैविज़म को डेडिकेटेड मिलती हैं, भगवान शिव को संबंधित हैं वो गुफाएं, और यहाँ पे आपको वर्ल्ड फेमस स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं। एलिफेंटा की जो केव्स हैं ये आपके हिंदुज़म को डेडिकेटेड जो अर्लियस्ट केव हैं उसमें आती है, और गुफा मंदिर स्थापत्य कला की ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी में से इनको गिना जाता है। आपके सामने जो त्रिमूर्ति है, ये एक आपको 3 फेस वाला स्कल्पचर दिखाई दे रहा है। इसको कई लोग ब्रह्मा विष्णु महेश भी बोलते हैं। मुझे याद आता है कि वेस्टर्न एक स्कल्पचरिस्ट थे रॉडिन, उनका कहना था जब उन्होंने इस मूर्ति को देखा और इसके डिटेल्स के बारे में, इसकी मैथोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के बारे में सुना, तो उन्होंने बोला कि भाई अगर हम मन या हम इसकी मतलब के बारे में बात करते हैं
तो इससे ज़्यादा डीप मीनिंग हिंदुस्तान में और कोई मूर्ति नहीं है जो रखती है। अब आज इसमें आपको 3 फेज़ दिख रहे होंगे, कई उसको ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि ये गुफा शैविज़्म को डेडिकेट करती है। और शिव पुराण में अगर बात हम करें तो शिव को ही ब्रह्मा और विष्णु का जन्मदाता मानते हैं। इसमें जो बीच का शिव है वो पालन करता है, जो आपके राइट हैंड साइड के जो फेस है वो जन्म देने वाला है, किसी की उर्वरा को बढ़ाने वाला है, और जो लेफ्ट हैंड साइड के आपके जो शिव का रूप है वो रुद्र का रूप है जो संहारक है। तो शिव के ही 3 रूप हैं, जो जन्म देता है, जो पालन करता है और जो संहार करता है। सबकी अपनी अपनी अलग आइकोनोग्राफी है, किसी के हाथ में शंख है, किसी के हाथ में सर्प है। तो इस तरीके से शिव को यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है। इसके बहुत और भी डीप मीनिंग है। इसी में आपको रावण अनुग्रह, यानी कि रावण जब शिव कैलाश पर्वत को उठाने के प्रयास कर रहा था उसका सीन दिखाया गया है। ये बहुत ही फेमस सीन है, और कई सारे जो केव टेम्पल्स इंडिया के हैं, खासकर एलोरा, वहाँ भी ये आपको देखने को मिलता है। शिव पार्वती विवाह जो राइट हैंड साइड पे डिपिक्शन किया गया है, ये लगभग 12-12 फीट या 13-14 फीट की खड़ी वर्टिकल मूर्तियां हैं जो गुफाओं में खोदी गई हैं। तो अगर आप यहाँ से आप जर्नी देखेंगे तो सुदामा गुफा या लोमेश ऋषि गुफा जो अंदर से प्लेन थी, जो बनाई गई, उसके करीब 700-800 साल के बाद में जो एलिफेंटा केव्स हैं, बाद में भी हम एलोरा के बारे में बात करेंगे, वहाँ पे गुफाओं को अंदर से एग्जिबिट तो किया गया है, उसके अंदर हमें बहुत सारे मूर्तियाँ भी दिखाई देती हैं। आपके सामने जो एक दिख रहा है, ये केव के अंदर एक टेम्पल बनाया गया है। आप इसमें 4 द्वारपाल देख सकते हैं, और इस कमरे के अंदर शिवलिंग की स्थापना करी गई है। अब आप साइज़ अंदाज़ा लगा लीजिए कि लगभग 5.5 फीट या 6 फीट के आसपास एक आदमी का साइज़ होता है, उसका डबल या 2.5 मल्टीपल ये मूर्तियाँ आपको दिख रही होंगी। अब आपके सामने जो गुफा श्रृंखला की अगली कड़ी है वो है अजंता गुफा। आप ये एक एरियल व्यू देख रहे हैं। ये जब अजंता आप घूमने जाएंगे तो अजंता का जो शेप है वो हॉर्स शू, यानी कि घोड़े की नाल के समान एक हाफ कर्व शेप में अजंता की गुफाएं हैं, और उसके जस्ट मिड में एक पहाड़ी है। ये जो सीन लिया गया है वहीं से लिया गया है। यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे जूम आउट करके तो आपको लगभग 30 गुफाओं की श्रृंखला मिलेगी। अब अपने सामने की स्क्रीन में देख भी रहे होंगे। इन 30 की 30 गुफाएं जो हैं ये बौद्धिज़्म को डेडिकेट हैं, बौद्धिज़्म से संबंधित हैं। और उसका डिवीज़न किया जाए तो इसमें से बहुत सारी गुफाएं चैत्य हैं और बहुत सारी गुफाएं विहार हैं। विहार वे गुफाएं होती हैं जहाँ पे बौद्ध सन्यासी रहते हैं, और चैत्य वो गुफाएं होती हैं जहाँ पे बौद्ध सन्यासी अपना पूजा पाठ करते हैं, अध्ययन करते हैं। यहाँ पे अगर हम और थोड़ा डीप देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि कई सारी गुफाएं जो थीं वो इनिशियल फॉर्म में हीनयान संप्रदाय को डेडिकेट होती थी। और हीनयान में आपको पता है कि वहाँ पे बुद्धिस्ट जो हैं आइकन्स को हम पूजते हैं, ना कि भगवान बुद्ध की मूर्ति को पूजते हैं। लेकिन जैसे महायान संप्रदाय आता है, कश्मीर में चौथी मीटिंग होती है कनिष्का पीरियड में, और महायान जो सेट्स है उसको हम सामने लाते हैं, तो इन्हीं गुफाओं में बाद में और भी ज़्यादा कार्य करके जो हीनयान की गुफाएं थी उनको महायान में भी बदलने की प्रयास किया गया। तो हम आपको दिखाएंगे आगे। आपके सामने जो एक एंट्रेंस देख रहे हैं ये एक अजंता की केव का एंट्रेंस है। इसमें आप देखिए कि जब अंदर एक्सकवेशन कर दिया गया, खुदाई कर ली गई और अंदर गुंजाइश नहीं बची, तो उन्होंने गेट को ही काफ़ी ज़्यादा डेकोरेट किया गया है। और आपको बाहर से देख के ये लगेगा कि ये डबल स्टोरी आपकी गुफा है, लेकिन अंदर से सिंगल स्टोरी ही है। आगे इसमें पिलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, और अपर पोर्शन आप देखिए जो हमने सुदामा गुफा में देखा था लास्ट टाइम, उसमें हॉर्स शू शेप में है। और इसमें भी एक पत्थर की जो पिलर्स हैं उनको हॉरिजॉन्टल पिलर्स को दिखाने का प्रयास किया गया है। इसको हिंदू आर्किटेक्चर में गवाक्ष वगैरह भी कहते हैं। 2 तरह के गवाक्ष बड़े फेमस हैं, कच्छप गवाक्ष और हस्ती गवाक्ष। गवाक्ष का बेसिकली मतलब ये होता है कि अगर आप किसी बड़े एनिमल को आप ध्यान दें, उसके पेट के अंदर से उसको देखें तो जो रिब्स होंगी अंदर से दिखाई देंगी, वैसा ही दिखाने का प्रयास इसमें किया गया है।
ये अजंता का एक क्रॉस सेक्शन है। अजंता की कोई गुफा है, कोई भी आप फॉर एग्जांपल ले सकते हो, तो जो जो डार्क पोर्शन है बेसिकली वह पोर्शन है जो पत्थर का है, और जितना भी लाइट पोर्शन है उस पोर्शन को अंदर से काटा गया है, कार्व किया गया है। अब आप इन दो गुफाओं को देखिए। इसमें आपको बीच में स्तूप दिख रहा है। स्तूप का मतलब है कि ये जो गुफाएं थी ये चैत्य गुफाएं थीं। अपर पोर्शन में आपको लाइनिंग्स दिख रही हैं। ये जो हस्ती का वाक्ष जो कि हाथी के पेट की तरह इसको लंबाई में बनाया गया है। जो छोटा है बेसिकली स्क्वायर शेप में है या राउंड शेप में है उसको कच्छप गवाक्ष बोलते हैं, और उसमें सेंटर में मिलता है। हस्ती गवाक्ष में क्या होता है कि जो रिब्स हैं, ये जो लाइन है अपर पोर्शन में आप जो देख रहे हो, ये वर्टिकल पोर्शन में जाता है और बीच में एक पत्थर की लाइन से ये जॉइंट होते हैं। तो ये इसकी आइकनोग्राफी हो गई। अब इनमें आप पिलर्स भी देख रहे हैं। ये जो पिलर्स हैं बेसिकली जब इसको इनिशियल डेज में गुफा को एग्जिबिट किया गया था, खोदा गया था, तो पिलर के अंदर वाला ही एरिया खोदा गया था। बाद में जब इन गुफाओं को बड़ा किया गया तो बीच में पिलर देखिए, साइड में एक प्रदक्षिणा पथ भी बनाया गया, और जो बीच का स्तूप था इसमें भगवान बुद्ध की मूर्ति को एग्जिबिट किया गया, कार्व किया गया, और इस तरीके से हीनयान की गुफा एक महायान में बदल जाती है। ये ऐसे एविडेंस जो है हमें अजंता में देखने को मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। अब आप एक और गुफा देख रहे हैं अजंता की। इसमें आप देखिए कि कितना सिंप्लीफाई है, स्तूप है और जो आपके पिलर्स भी हैं कितने ज़रा सिंपल हैं। तो इसको हम बड़े इजीली वे में बता सकते हैं कि ये जो गुफा है ये आपकी हीनयान की गुफा है। अब आपके सामने जो गुफा आती है ये अजंता की गुफा नंबर 2 है। ये विहार गुफा है। इसमें उन्होंने जो भी आपके बौद्ध साधु रहते थे वो रहते भी थे और वहाँ पे अपनी पेंटिंग्स भी करते थे। और यहाँ पे जब जाएंगे तो ये गुफाएं बड़ी रंगीन से दिखाई देंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे कलरफुल फिगर्स देखने को आज भी दिखाई देते हैं। ये जो फिगर्स हैं ये दीवार पे बनाए गए हैं, खम्भों पे बनाए गए हैं और छतों के ऊपर भी बनाए गए हैं। एक्सक्यूज मी। अब आपके सामने जो गुफा है सिंप्लीफाई फॉर्म में है। ये गुफा के अंदर कई सारी छोटी छोटी कोठरियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। अब इन कोठरियों का जो गेट है इसके ऊपर भी आप देखिए आपको हॉर्स शू शेप के फॉर्म में एंट्रीज दिखाई देंगी, और यही एंट्री आपकी बाद में साउथ इंडियन जो टेम्पल्स हैं वहाँ भी देखने को मिलता है। कि इसको जो सुदामा गुफा में बेसिकली डेकोरेटिव फॉर्म में थी एंट्री, वो बाद में एक आइकॉन बन जाती है इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर के फॉर्म में। आपके सामने जो गुफा है, गुफा के जो अंदर टेम्पल्स जो मंदिर होते हैं, विहार गुफा जिनको हम बोलते हैं, उनमें पेंटिंग्स भी होती हैं। तो उन पेंटिंग्स की दो एग्जांपल आपके सामने हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे इसको हम पद्म पाणि बोधिसत्व बोलते हैं। इंडिया की बड़ी फेमस पेंटिंग है ये, आइकोनोग्राफिक फॉर्म में बहुत ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस है। और राइट हैंड साइड में जो पेंटिंग है उसको हम वज्रपाणि बोलते हैं। अब हम बात करते हैं एकाश्म गुफा मंदिर में ये क्या होता है। बच्चों, हमने आपको बताया था कि गुफा मंदिर वो मंदिर होते हैं जिनको हम गुफाओं में अंदर से कार्व करके बनाते हैं। एकाश्म गुहा मंदिर वो मंदिर होते हैं जिसमें बड़े बोल्डर या बड़े पत्थर के पीस को हम कार्व करते हैं और उसको हम चारों तरफ से कार्व कर सकते हैं। तो अभी आपके सामने जो एग्जाम्पल दिख रहा है वो है केव, टाइगर केव का। ये महाबलीपुरम में आपको मिलेगी। इसका नाम आप देख के बता सकते हो टाइगर केव इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस केव का जो एंट्रेंस है वो टाइगर के फॉर्म में है। टाइगर के कई सारे फेसेस हैं और उनको दिखाया गया है। ये बहुत डीप नहीं है और इसी फॉर्म में है जो आपको दिख रही है। जब आप महाबलीपुरम जाएंगे तो सभी जानते हैं वहाँ पे 5 पंचरथ हैं, लेकिन वहाँ पे कई सारे और भी छोटे टेम्पल्स हैं और वो भी आपके एकाश्मक ही हैं। अगर आप देखेंगे ध्यान से, जो पिंडारी रथ है इसमें जो नीचे का पोर्शन आपको पत्थर का जो बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म है वो दिखाई दे रहा है। गणेश रथ में उसको हमने थोड़ा फिनिश कर लिया है। तो इस तरीके से रथ टेम्पल को बनाया गया है। रथ टेम्पल हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि बाद में आज भी अगर आप साउथ में जाएंगे तो हर मंदिर में वुडन के अपने लकड़ी के रथ होते हैं।
अब ये कॉन्सेप्ट कहाँ से रथ टेम्पल का, तो मंदिर में बेसिकली, और ये जो परंपरा है ये आपको जगन्नाथ के मंदिर में भी दिखाई देगी, दक्षिण भारत में भी है। तो वहाँ पे भगवान की दो तरह की मूर्ति होती है। एक मूर्ति होती है जिसको मंदिर में स्थापित किया जाता है, और एक मूर्ति होती है चल मूर्ति, जिसको हम रथों के ऊपर स्थापित करते हैं, और साल में एक बार जो प्रजा है, मंदिर की प्रजा यानी कि जो आम जनता है, उसके बीच में लेकर जाते हैं। विश्व प्रसिद्ध जो जगन्नाथ रथ यात्रा है वो उसी का ही एक सिंबॉलिक फॉर्म है। उसमें भी जो जगन्नाथ भगवान हैं अपने भाई बलभद्र और सुभद्रा यानी बहन के साथ में, वो एक मंदिर से दूसरे मंदिर में ट्रैवल करते हैं और रथ यात्रा निकलती है। पुरी की बड़ी वर्ल्ड फेमस यात्रा है वो। सेम वे में दक्षिण भारत में भी ये परंपराएं हैं, और हर मंदिर में लकड़ी के अपने अपने रथ होते हैं, और उसमें भी जो भगवान का विग्रह होता है उसको बैठाते हैं, उसको हम मूव ऑन कराते हैं। और उसी रथ का आइकॉन लिया गया है इन रथ मंदिरों में, और उसको पत्थर में बनाने का प्रयास किया गया है। अब आपके सामने वर्ल्ड फेमस पंचरथ हैं। पंचरथ में 5 पांडव हैं और एक द्रौपदी रथ है, तो कुल मिला के 6 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5 मंदिर हैं। 2 मूर्तियाँ हैं, एक हाथी की एक शेर की, आपके बीच में दिख भी रही होंगी। राइट हैंड साइड में जो आपको छोटा सा मंदिर दिख रहा है इसको नकुल सहदेव बोलते हैं, दोनों का साथ में बनाया गया है। लेफ्ट हैंड साइड में बिल्कुल सिंपल था झोपड़ी की फॉर्म में जो आपको रथ टेम्पल दिख रहा है वो द्रौपदी रथ है। उसके बाद में अर्जुन रथ और भीम रथ है जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है। फिर जो धर्मराज रथ है वो सबसे डीपेस्ट फॉर्म में है भीतर की साइड में, और सबसे बड़ा भी है। ये इनका, अब अगर आप इनका नाम सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये युधिष्ठिर और भीम और अर्जुन के नाम पे है, लेकिन इसमें किसी की मूर्ति नहीं है। ये नाम बस दे दिया गया है 5 पांडवों की, 5 हैं यहाँ पे। लेकिन इसमें अगर आप सोचें कि द्रौपदी की मूर्ति है, अर्जुन की मूर्ति है, तो वो सब आपको दिखाई नहीं देगा। ये सिंपल से एक आश्रम पत्थर के टेम्पल बनाए गए हैं बस। इसी जो 5 ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है इसका एक दूसरा व्यू है। इसमें जो आपको राइट हैंड साइड पे दिख रहा है वो धर्मराज रथ है, उसके बाद में भीम है, और लेफ्ट मोस्ट है वो नकुल सहदेव रथ है। बीच में आप देखना पत्थर के कई सारे जो पीसेस हैं वो पड़े हुए हैं। आपके सामने भीम रथ है, इसको स्पेशली इसलिए दिखाया गया है, अगर आप इसको बड़ी इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये एक झोपड़ी के फॉर्म में है। डबल स्टोरी आपका जो हट होता है उस फॉर्म में है। तो हम इजी वे में कह सकते हैं कि जो हमारे बाद में पत्थर के मंदिर बने, इसका जो प्रारंभिक प्रेरणा स्रोत था वो लकड़ी और की जो झोपड़ियाँ होती हैं वही थे। इसके बारे में हम मौर्यन डायनेस्टी में बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं, जिससे हमें एविडेंस भी आज भी देखने को कहीं कहीं ASI के द्वारा जो एग्जीबिशंस हो रहा है वहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो ये है, आप इसमें देखिए कि वही जो गवाक्ष है, हार्स शू शेप है, सिमेट्रिकल फॉर्म में बनाया गया, हर चीज़ की सिमेट्री है। बाई पोलर डिवीजन इसके अंदर कर सकते हैं, इसको 20 से आप कट करें तो आपको 2 इक्वल पोर्शन मिल जाएंगे इक्वल डेकोरेशन के साथ में। पिलर्स भी सिंपल नहीं बनाए गए हैं, और जो लॉइन है लॉइन का बेस दिया गया है, और बाद में उसको अपर पोर्शन में स्टेबल किया गया है। कांचीपुरम के मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर, इन सब मंदिरों में आपको इस तरह का जो लॉयन शेप्ड पिलर है वो देखने को काफ़ी हद तक मिलेगा। तो ये महाबलीपुरम की पल्लव डायनेस्टी के अंदर बनाया गया महाबलीपुरम के टेम्पल्स हैं, और ये सभी आपके एकाश्मक हैं। आपके सामने जो एक शिला दिख रही है वो अर्जुना शिला कहलाती है, इसको अर्जुना पेनस भी बोल सकते हैं। इसमें एक कहानी डिपिक्ट करी गई है कि इसमें भागीरथ हैं जो गंगा की तपस्या कर रहे हैं। इसको अर्जुन जब महाभारत में दिव्यास्त्रों के लिए तपस्या करते हैं उसकी भी कहानी उससे भी डिपिक्ट करते हैं। तो आप इन दोनों कहानियों से उसको जोड़ सकते हैं, और एक बहुत ही भव्य और सीन आपको दिखाई इसके अंदर दे रहा है। ये हाई रिलीफ बेसिकली एग्जाम्पल है स्कल्पचर के ऊपर। अब आपके सामने जो एग्जाम्पल दिख रहा है वो है एलोरा का कैलाश टेम्पल, इसको केव नंबर 16 भी बोलते हैं। एलोरा में 34 केव्स हैं। इनिशियल 12 गुफाएं जो हैं बौद्धिज़्म को डिवोटेड है। उसके बाद में लास्ट की जो 5 गुफाएं हैं 34 29 के बाद में 30 31 32 33 34 ये गुफाएं जैनिज़्म की हैं। बीच जितनी भी गुफाएं हैं ये हिंदुज़्म को जो है डेडिकेटेड हैं। उसी में केव नंबर 16 जिसको हम कैलाश टेम्पल बोलते हैं उसका आपको पिक्चर दिखाई दे रही है। ये
बहुत ही इम्पोर्टेंट मंदिर है और कभी भी किसी भी को मौका मिले जाके ज़रूर देखना चाहिए इसको। इसको अपर पोर्शन से नीचे की ओर कार्व किया गया है और ये अपने आप में मिस्ट्री है। ये जो मंदिर है ये भी बाईपोलर डिवीज़न है। अगर इसको आप हाफ कट कर दे तो आपको दो इक्वल डिवीज़न मिल जाएंगे। इस मंदिर की खास बात यह है कि इसके सराउंडिंग में जो पहाड़ है उसमें वरांडे कार्व किए गए हैं और वरांडों के अंदर भी डबल स्टोरी केव कार्व करी गई है। तो ये देखने में एकाश्मक भी है और गुफा टेम्पल का भी काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। और जिस तरह की इसमें कार्विंग करी गई है इसके बारे में अलग से एक अलग वीडियो बन सकता है और आज भी इसमें रिसर्च चल रही है कि भाई कैसे इसको क्रिएट किया गया और इसकी क्या क्या आइकनोग्राफिक इम्पोर्टेंस है इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर में। बीच में एक पिलर आप देख रहे होंगे, इसको हम ध्वज स्तंभ बोलते हैं। ये द्रविड़ शैली की एक बड़ी खास बात है और अगर हम इसको देखेंगे तो बेसिकली ये जो टेम्पल आर्किटेक्चर है ये वेसरा शैली का टेम्पल आर्किटेक्चर मेरे हिसाब से है, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे आइकन्स हैं जो नागरा शैली के हैं, कई सारे ऐसे आइकन्स हैं जो द्रविड़ शैली के हैं। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने इसको बनवाया था और ये अपने आप में मिस्टीरियस है। बहुत बहुत ही ज़्यादा इसका आइकनोग्राफिक इम्पोर्टेंस है इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर में। ये इसका एरियल व्यू है। अब इसको आप देखिए ध्यान से, तो अगर इसको हम बीच में एक लाइन डिवीज़न करें तो आपको दोनों तरफ ध्वज स्तंभ दिखाई देंगे, दोनों तरफ ही आपको हाथी के स्कल्पचर स्टैंडिंग फॉर्म में दिखाई देंगे जो 3D हैं, हर तरह से देख सकते हैं। और इस पूरे मंदिर के हर तरफ जो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, पहाड़ के अंदर वरांडे कार्व किए गए हैं और उन वरांडों के अंदर हर सेक्शन में करीब करीब 13 से 14-15 फीट की ऊंची हैवी स्कल्पचर दिखाई मिलेगी आपको देखने के लिए। मंदिर का एंट्रेंस है, मंदिर के बाद में नंदी मंडप है, फिर मंडप है और उसके बाद में आपका गर्भगृह दिखाई देता है, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। ये जो मैं बता रहा था कि वरांडे कार्व किए गए हैं, ये पूरा का पूरा जो मंदिर है ये एक जगतीय अधिष्ठान के ऊपर स्थापित है। जगतीय अधिष्ठान मंदिर का वह पोर्शन होता है जो उसको बेस प्रदान करता है। और इस टेम्पल आर्किटेक्चर में आपको नागरा शैली, वेसरा शैली, द्रविड़ शैली, हर शैली के आपको एविडेंस देखने को मिलेंगे। अब इसका जो अधिष्ठान है ये अपने आप में रोचक इसलिए है क्योंकि इस अधिष्ठान में जो इक्वल साइज एलिफेंट और आपका टाइगर होता है, शेर होता है, बाघ होता है, उसको दिखाया गया है। 100+ आपके शेर और बाघ की पीठ के ऊपर इस मंदिर को दिखाया गया है। और इसका कॉन्सेप्ट रथ टेम्पल का ही है, क्योंकि रथ में क्या होता है, एक लकड़ी का या इसका आपका स्टोन का स्ट्रक्चर होता है जिसके नीचे व्हील लगे होते हैं उसको मूव कराने के लिए। तो इस पूरे मंदिर को उन्होंने हाथी और शेर की पीठ पे बनाने का एक डिपिक्शन किया है आइकॉनिक फॉर्म में। और ये दिखाया है कि पूरे का पूरा जो मंदिर है वो शेर और हाथी जो सबसे सुप्रीम पावर एनिमल्स होते हैं, एनिमल जो आपका जगत होता है उसमें उनकी पीठ के ऊपर ये मंदिर है। यानी कि ये जो जिस भी देवता को जो ये मंदिर समर्पित है वो खुद अपने आप में कितना ज़्यादा पावरफुल है। इसका एक और एक्सप्लेनेशन हो सकता है, जो भगवान शिव हैं उनको पशुपति भी बोलते हैं, तो भगवान शिव को डेडिकेटेड ये जो टेम्पल है ये पशुपति यानी पशुओं के जो स्वामी हैं उनका है और इसका ये आइकॉनिक एक्सप्लेनेशन हो सकता है। आपके सामने आप देख सकते हैं कि कई सारे शिखर हैं और उसके जो नीचे की फॉर्म में अधिष्ठान जो है वो है एलिफेंट और बाघ का है। ये इसका एक लेफ्ट एंगल व्यू है, एलिफेंट है, ध्वज है और पूरा मंदिर का डिपिक्शन दिख रहा है आपको। ये उसका क्रॉस सेक्शन है। लेफ्ट साइड से आप देखेंगे तो आपका एंट्रेंस है, उसके बाद में बीच में नंदी मंडप है और उसके बाद में आपके मंदिर का जो मेन कंस्ट्रक्शन है वो शुरू होता है। और ये सारे कंस्ट्रक्शन बीच में पत्थर के ब्रिजेस के थ्रू जो हैं वो जॉइंट हैं। और सबसे आखिरी में जो गर्भगृह है, गर्भगृह में करीब 2 मीटर का आई थिंक सो शिवलिंग है। और सबसे ऊपर आप देखेंगे जहाँ पे नागरा शैली में कलश होता है, छोटा होता है, द्रविड़ शैली में कुंभम जिसको बोलते हैं, पत्थर एक बड़ा लॉग होता है वो ऊपर से रखते हैं लॉक करने के लिए, तो वो आपको दिखाई देगा।
ये इंद्र सभा है। जब आप जाएंगे एलोरा के टेम्पल्स में तो आप लेफ्ट हैंड साइड के जो वरांडेज हैं उस वरांडे में ही एक अंदर से एंट्रेंस कट हुआ है और डबल स्टोरी है, वहाँ पे इंद्र सभा आपको मिलेगी। इंद्र सभा में एक मेन डाइटी है, मेन स्कल्पचर है इंद्र का, वो बीच में बैठे हुए हैं और कई सारे और देवता हैं जो साइड में दीवार में कार्व किए गए हैं, उसी का ये सीन है। अब आप देखिए कि गुफा के अंदर कितने बड़े बड़े पिलर्स काटे गए हैं और पिलर्स को कितने अच्छे से डेकोरेट किया गया है और इसमें ये कंस्ट्रक्शन पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा है। ये भगवान शिव के रुद्र अवतार की मूर्ति है और ये आराम से करीब 15 फीट के आसपास की मूर्ति है जो आप देख भी सकते हैं। शिव पार्वती विवाह का भी आपको एलोरा में एविडेंस देखने को मिलेगा। ये आपको एलिफेंटा में मैंने बताया था, वहाँ भी है और यहाँ पर भी है। आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड पे रावणा का अनुग्रह यानी वही सेम मूर्ति जो आपको एलिफेंटा में मिली थी कि जो रावण है वो अपने 10 हाथों से इस कैलाश पर्वत को हिलाने का प्रयास कर रहा है और भगवान शिव पार्वती माता के साथ में ऊपर विराजमान है और अपने पैर की छोटी उंगली से पर्वत को दबा देते हैं और जो रावण है उस कैलाश पर्वत को हिला नहीं पाता है, उसका डिपिक्शन है। राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे कि एक मूर्ति है, एक भैंसे के ऊपर है और आइकोनोग्राफिक फॉर्म में देखें तो ये महिषासुर की मूर्ति है। दुर्गा माँ उसका वध कर रही हैं क्योंकि जो महिषासुर था वो भैंसे के स्वरूप में आया था। दुर्गा का वाहन शेर होता है, तो यहाँ पे दुर्गा जो है एक पैर से उसके बैक पोर्शन को दबा रही हैं और एक हाथ से उसका जो सर है उसको ऊपर की ओर खींच रही हैं। तो ये एक तरह से महिषासुर के वध का डिपिक्शन यहाँ पे किया गया। ये एलोरा की ही आपके केव नंबर 16 में इसका डिपिक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। एक और बड़ा फेमस एकाश्मक मंदिर है जिसको एक ही पत्थर में बनाया गया है, मसरूर का मंदिर। ये आपके हिमाचल प्रदेश में लाहलपुर करके एक जगह है, वहाँ पे देखने को मिलता है। इस मंदिर को इनिशियल फॉर्म में बनाने के बाद छोड़ दिया गया। इसकी अलग अलग किंवदंतियाँ यहाँ को सुनने को मिलेगी। जो लॉजिकल वे में मुझे लगता है क्योंकि हिमालय पर्वत जो है सबसे नवीन पर्वत है, यहाँ पे आपको पत्थर नहीं मिलेंगे, पत्थर आपको बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं मिलते हैं क्योंकि ये नया अभी कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है। अगर आप इसके कंपेयर में साउथ में देखेंगे तो साउथ के एलोरा की टेम्पल्स हो गए या बाकी जो टेम्पल्स हैं, यहाँ पे आपको ग्रेनाइट की चट्टानें मिलेंगी, बेसाल्ट की चट्टानें मिलेंगी। ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा टफ स्टोन्स होते हैं, इनको कार्व करना बड़ा टफ होता है, इसीलिए वहाँ पे अच्छी और मजबूत आपको मंदिर देखने को मिलेंगे, डिटेल डिज़ाइन देखने को मिलेगी जो लॉन्ग लास्टिंग है। ऐसा आपको हिमालयन जो रीजन है वहाँ के टेम्पल्स में देखने को नहीं मिलेगा। तो मसरूर जो है ये उसी का एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं कि ये अनफिनिश्ड फॉर्म में है और आज हमें इसी फॉर्म में दिखाई देता है। अब आपके सामने जो थर्ड पॉइंट था स्ट्रक्चरल टेम्पल का, जिसको हम हिंदी में संरचनात्मक मंदिर बोलते हैं, इनके बारे में हम बातचीत करेंगे। कुछ बेसिक जो डाइवर्सिटी होती है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये बेसिकली 3 तरह का होता है, नागा शैली, वेसरा शैली और द्रविड़ शैली। वेसरा शैली बेसिकली कोई अलग से शैली नहीं है, बल्कि ये वह शैली है जिसमें हम उन टेम्पल आर्किटेक्चर को देखते हैं जो कुछ प्रॉपर्टीज़ नागरा शैली की लेते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ लेते हैं द्रविड़ शैली की। नागरा शैली की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, अपने बेसिकली जो आपका इन्वायरमेंट था, जो जियोलॉजिकल आपके आपके एडवांटेजेस थे, उसके अकॉर्डिंग ही ये सब चीज़ें बनती हैं। तो नागरा शैली उत्तर भारत में फेमस हुई। आपको पता है कि जो नॉर्थ इंडिया था बाद में वहाँ पे कई सारे अटैक्स हुए, मंदिरों को तोड़ा गया। तो अगर आप टेम्पल कंस्ट्रक्शन में देखेंगे तो आपको खासकर उत्तर भारत में नागरा शैली में जो टेम्पल आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा बहुत मैसिव नहीं मिलेगा क्योंकि बार बार टूट रहे थे, बार बार बनाए जा रहे थे। सेम वे में साउथ इंडिया में क्या हुआ कि टेम्पल आर्किटेक्चर जो बना वो रिमेन है आज तक, और टेम्पल्स को बहुत सारा दान मिलता था। टेम्पल के खर्चे चलाने के लिए उनको बाकायदा फंडिंग्स होती थी और अलग अलग गांव दान में मिलते थे। तो टेम्पल साउथ इंडिया के जो टेम्पल्स थे बेसिकली अपने आप में एक यूनिट थे, एक संस्था थे, और वो अपना रूल भी करते थे। तो वहाँ का कंस्ट्रक्शन मैसिव होना ऑब्वियस है। ऐसा आपको नागा शैली में देखने को नहीं मिलता है। नागा शैली में आपको जो चीज़ दिखाई पड़ेगी बहुत कॉमन है, वो है उसका अपर पोर्शन, जिसको आप शिखर बोलते हैं। द्रविड़ शैली में उसको हम विमान बोलते हैं। तो नागा शैली में शिखरों में कई सारे
आपको डाइवर्सिटी देखने को मिल जाएगी। पंफन शैली होती है, रेखीय शैली होती है, वल्लभी शैली होती है, बहुत तरह की शैलियाँ हैं जो आपको पूरे उत्तर भारत में गुजरात से लेके बंगाल तक देखने को मिलेगी। टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसका हमें इनिशियल जो एविडेंस मिलता है वो गुप्त कालीन से मिलता है। अब एक बात बच्चों यहाँ समझने वाली है कि जो हमें दिख रहा है हम उसको सच मानते हैं, लेकिन क्या वही सच है? एब्सोल्यूट ट्रुथ वो नहीं होता, क्योंकि हम क्या हर चीज़ देख रहे हैं हमें नहीं पता। हाँ, जो दिखता है हम उसको सच जरूर मान सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ अभी भी ऐसा है जो हमें पता नहीं लग रहा है। इतिहास भी बेसिकली वैसे ही होता है, उसमें हम दो टर्म यूज़ करते हैं, प्रागैतिहासिक जिसको हम प्री हिस्टोरिक बोलते हैं, एक ऐतिहासिक जिसको हम हिस्टोरिकल बोलते हैं। दोनों का अंतर ही यही होता है कि जब हम किसी टाइम पीरियड के बारे में अंदाज़ा लगा रहे होते हैं, हमें एब्सोल्यूट एविडेंस नहीं पता उसके बारे में, उसको हम प्रागैतिहासिक बोलते हैं। जैसे आपके प्री हिस्टोरिक इरा हो गया, मेसोलिथिक इरा हो गया, ठीक है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही टाइम पीरियड के बारे में बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, तो उसके बारे में हम बिल्कुल पक्का पक्का नहीं बता सकते। लेकिन जब से हमें ऐसे एविडेंस मिलना शुरू होते हैं जिनके बारे में हम स्पेसिफिक डेज के बारे में बात कर सकें, तो वहाँ से हिस्टोरिकल इरा शुरू होता है। ठीक है, भारत के बारे में बात करें तो हिस्टोरिकल इरा हमें बुद्धिज़्म या भगवान बुद्ध या महावीर स्वामी का जहाँ से एविडेंस मिलना शुरू हो जाता है वहाँ से हम मानना शुरू कर देते हैं। और इसमें मगध का उदय होता है और हर्यक वंश, इसमें बिंबिसार के बारे में बात होती है, अजातशत्रु, कालाशोक, फिर नंद वंश, चाणक्य आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं। ये भारत का हिस्टोरिकल पीरियड है। आपको ये बता हम इसलिए रहे हैं क्योंकि इस पीरियड में हमें जो टेम्पल आर्किटेक्चर मिलता है वो केव टेम्पल आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। लेकिन जब हम स्ट्रक्चरल टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं तो वो हमें मिलते हैं गुप्त काल से। अब गुप्त काल का जो हमें मंदिर हैं, 5-6 मंदिर मिलते हैं जिनके बारे में आपको हम बताएंगे। उसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट मंदिर है जिसको हम अलेक्जेंडर कैनिंघम ने एग्जिबिट किया था, खोदा था, खुदाई उसको खोदने के बाद में उसको रिस्टोर करवाया था, वो आपके सामने दिख रहा है। इसको बोलते हैं भीतरगांव मंदिर, ये कानपुर में है और ये ईंटों का मंदिर है। ये बहुत सरप्राइज बात है कि आज से लगभग आप मान के चलिए 1500 प्लस ईयर पहले एक टेम्पल बनाया गया, ईंटों से बनाया गया, और उसकी जो एक्चुअल पिक्चर जब इसको अलेक्जेंडर कैनिंघम ने देखा था, जिनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी बोलते हैं, वो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई देगी। अब ईंटों की उम्र होती है, ईंटों की अपनी एक एज होती है, तो साइड साइड से वो मंदिर बहुत वीक हो गया था। बाद में इसको रिस्टोर किया गया और आज के समय में जो मंदिर दिखाई देता है वो आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो टेम्पल है वो मिलेगा। यहाँ पे आपको कई सारे मिट्टी की टाइल्स मिलेंगी जिसमें भगवान विष्णु के अवतार हैं, गणेश हैं, इन सब की मूर्तियों के बारे में वहाँ पर दिखाया गया, बनाया गया है। और ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मंदिर है। अब गुप्ता जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसके बारे में बात करेंगे तो एरन का मंदिर, ये एमपी में मिलेगा आपको। अब इन सब मंदिरों में आप देखेंगे तो टेम्पल बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा शिखर वगैरह बहुत डेवलप नहीं है। दशावतार मंदिर झांसी के पास में है, गुप्तकालीन है। तेलुगुआ का मंदिर एमपी में है। अब देखिए इसका भी आपको ऊपर शिखर नहीं मिलेगा, तो सिंपली फाई फॉर्म में टेम्पल्स को बनाया गया। अब ये हमें आज के रूप में, आज हमें इस रूप में मिलता है, हमें ये नहीं पता कि एक्चुअल में गुप्त काल में कैसा दिखता था, कि इसके ऊपर पत्थर का कुछ था या उसके ऊपर वुडन का कुछ था जो टाइम के हिसाब से टूट गया, ख़राब हो गया, वी कांट से। तो यही एब्सोल्यूट ट्रुथ है, हम इसके बारे में भी 100% तो नहीं कह सकते। हाँ, हिस्टोरिकल फॉर्म में हमें ऐसा देखने को मिल रहा है तो इट्स ओके, हम इसको सही मानेंगे। आपके सामने जो एज एग्जाम्पल लिया गया है वो खजुराहो का वर्ल्ड फेमस मंदिर है, कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर को कंदरिया महादेव इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसका एंट्रेंस है वो एक कंदरा के समान है, गुफा के समान है। गुफा को संस्कृत में कंदरा बोलते हैं। जो कलरफुल पोर्शन है, रंगीन पोर्शन, उसको शिखर बोलते हैं। ये खास बात है नागरा शैली मंदिरों की, इसमें एक शिखर होता है, पॉइंटेड फॉर्म में निकलता है, और कई मंदिरों में उसके सबॉर्डिनेट फॉर्म में भी शिखर होते हैं, इसको हम उर्शंग बोलते हैं। इसमें कई सारे शंग बनाए गए, इनको उर्शंग कहेंगे, और पूरी कंप्लीट यूनिट को हम शिखर बोलेंगे। आप
पूरा मंदिर जिस प्लेटफॉर्म पे बना होगा उसको हम अधिष्ठान बोलेंगे, उसको जगती भी बोलते हैं। इसका रीज़न क्या है? अब नॉर्थ इंडिया में क्या है कि बाढ़ आती रहती थी, बाढ़ आती थी, नदी में पानी आता था, तो होता क्या था कि आपके जो मंदिरों की मिट्टी है वो कट जाती थी। तो मंदिर को स्टेबिलिटी देने के लिए क्या किया गया कि पत्थरों का या ईंटों का एक बेस बनाया गया और उस बेस के ऊपर उस मंदिर को बनाया गया। तो ये बेसिकली एक जियोलॉजिकल नीड थी मंदिर को ज़्यादा स्टेबिलिटी देने के लिए। ये आपको नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलेगा और ये आपको वेसरा स्टाइल के मंदिर में भी देखने को मिलेगा, अधिष्ठान या जगती। अगला है अर्धमंडप। तो शिखर के बाद में कई और छोटे आपको मंडप मिलेंगे, जो उसका एंट्रेंस होता है उसको अर्धमंडप बोलते हैं, फिर मध्य मंडप बोलते हैं, फिर महामंडप बोलते हैं। तो 3 4 5 मिल सकते हैं। उसके बाद में आपका शिखर होता है, शिखर के जस्ट नीचे आपका गर्भगृह होता है जहाँ पे आपका मेन डायटी, मेन भगवान होते हैं। अब आप मंदिर स्ट्रक्चर में खासकर नागरा शैली में देखेंगे कि एक लाइनिंग फॉर्म की एक पत्थर की एक चपटी चक्री होती है, इसको हम आमलक बोलते हैं। आमलक के ऊपर एक पत्थर का भी हो सकता है और मेटल का भी हो सकता है, उसको हम कलश बोलते हैं। आपको दिखाई देगा आगे चल के वो मंदिर के आगे एक पत्थर का ही, या खासकर अगर आप कलिंगा स्टाइल के मंदिरों को देखेंगे तो वहाँ पे टेंपल के बाहर होता है, मेन टेंपल के बाहर एक पत्थर का एंट्रेंस बनाता है, इसको हम तोरण बोलते हैं। खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में क्या होगा कि वो तोरण आपको मंदिरों के अंदर मिलेगा। जैसे आप सामने देख रहे हैं ना कि एक फॉर्म में बीच में दिख रहा है और मेन सामने जो दरवाज़ा है उसके अंदर गर्भगृह है। कलश हमने आपको बताया था कि जो आमलक होता है, आमलक के ऊपर पत्थर का या मेटल का एक कलश होता है और ये आपको नागरा शैली में दिखाई देगा। सेम जो ऑब्जेक्ट है आपको द्रविड़ शैली में कुंभ बोलेंगे उसको। ये पत्थर एक बहुत बड़ा पत्थर होता है, इसको लॉकिंग स्टोन भी बोलते हैं और वो आपको द्रविड़ शैली में दिखाई देगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, इसको हम साउथ में गोपुरम बोलते हैं। अब जो तोरण का कॉन्सेप्ट था, तोरण मतलब जो स्वागत जिससे हो, जिसमें एंट्री की जाए। साउथ इंडिया में क्या हुआ कि टेम्पल जो थे उनको नुकसान नहीं पहुंचाया गया, उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, तो मंदिर जो एक्चुअल मंदिर था वो ओरिजिनल फॉर्म में रिमेन रहा। अब बाद के जो राजा हुए तो उनको भी कुछ से कुछ अपना कंट्रीब्यूशन करना था टेम्पल आर्किटेक्चर में। अब मेन टेम्पल आर्किटेक्चर में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। एक बार अगर मूर्ति उसके अंदर स्थापित हो गई तो उस मंदिर को दोबारा आप तोड़ नहीं सकते, उसमें चेंजेस भी नहीं कर सकते। तो उस मंदिर के उन्होंने जो एंट्रेंस गेट थे, उस एंट्रेंस गेट को अपने क्षमता के अनुसार बनाया। अब जो ज़्यादा लग्जरी किंग था उसको अपने आप को और प्रभावी दिखाना था, तो उसने क्या किया कि जो ये एंट्री गेट्स थे उनको और ज़्यादा भव्य दिखाया गया। तो इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आपको मदुरई तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर में दिखाई देगा। उसका जो साउथ का, जो दक्षिण का दिशा का जो गोपुरम है वो मैसिव है, बहुत बड़ा है, आपको दिखाएंगे आप बाद में। और उसमें उसमें बहुत हज़ारों की संख्या में मूर्तियां लगाईं और उससे क्या हुआ कि मंदिर की भव्यता थी वो बढ़ गई। और बाद में चल के द्रविड़ा टेम्पल आर्किटेक्चर का ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फीचर बन जाता है गोपुरम। ये आपको जो नॉर्थ के टेम्पल्स हैं, नागरा शैली के मंदिर हैं, वहाँ देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है मंडपों का। अब अर्ध मंडप या मंडप ये आपको मिलेंगे आपको नागरा शैली में भी, लेकिन वहाँ पे उनके ऊपर शिखर बनाया गया है, उसके ऊपर कोनिकल फॉर्म में डेकोरेटिव फॉर्म मिलेगा। लेकिन जो आपके साउथ इंडियन के टेम्पल्स हैं, नॉर्मली जो मंडप हैं वो आपको प्लेन मिलेंगे, उसका अपर पोर्शन फ्लैट रहेगा और एक काफ़ी बड़ा होगा, ओपन एरिया होगा जहाँ से वेंटिलेशन हो सके और हैवी मैसिव होने के साथ साथ। अब अगर आप बड़ा बनाएंगे और उसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं तो हैवी हो जाएगा, तो ग्रेविटी के थ्रू वो टूट भी सकता है, तो उसको अपर पोर्शन से फ्लैट रखा गया है, इसको मंडपम कहते हैं। ये मंडप भी आप देख सकते हैं कि सिर्फ पिलर से एक ऊपर छत है और नीचे लोग बैठ सकते हैं। मंडपम का बेसिकली कॉन्सेप्ट इसीलिए था कि जो डिवोटेड आदमी वहाँ पे पूजा के लिए जा रहे हैं वो वहाँ पे बैठ के आराम से आराधना कर सकें, और हर आदमी बैठेगा तो जगह भी चाहिए, ठीक है, तो वो एरिया बड़ा होना चाहिए। खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल में मंडपम में आपको इतनी जगह नहीं मिलेगी,
क्योंकि लोग वहाँ पे आप आइए, पूजा करिए और जाइए, इस हिसाब का वहाँ पे बनाया गया। द्रविड़ शैली के टेम्पल्स में ये आपको एरिया बड़ा मिलेगा, मैसिव मिलेगा। अब जो बातें बताई आपको, उसको हम कंक्लूड करते हैं। टेम्पल आप देख रहे हैं, ब्लू कलर का जो एरिया है गर्भगृह है, ये शिखर के नीचे होता है और यहाँ पे जो मुख्य देवता होते हैं वो होते हैं, और गर्भगृह के जो ऊपर का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसको शिखर बोलते हैं। शिखर के जस्ट ऊपर आमलक होता है, आमलक के ऊपर पत्थर का या मेटल का कलश होता है। उसके बाद में ब्लू कलर के एरिया के बाद में एक लाइट येलो आपको दिख रहा होगा, उसको हम मंडप बोलते हैं। मंडप की जो एंट्रेंस होता है उसको हम अर्ध मंडप बोलते हैं। ये पूरा कंस्ट्रक्शन आपके जिस बेस के ऊपर होता है उस बेस को हम अधिष्ठान या जगती बोलते हैं। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि मंडप और गर्भगृह के बीच में एक जगह होगी जिसको हम अंतराल बोलेंगे। ठीक है, इसमें लिखा नहीं है, लेकिन आप फॉर एग्जांपल फॉर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू आपको हम बता दे रहे हैं। क्योंकि जो देवता है, देवता को आप डायरेक्टली टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, तो आपके देवता और आपके मंडप के बीच में एक जगह होगी, उसको अंतराल की ड्योढ़ी भी बोलते हैं, और उसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। आपको बस दूर से भगवान के दर्शन करने हैं, वहीं से आपका प्रदक्षिणा पथ वगैरह होता है, वहीं से ही आप गर्भगृह के चारों ओर एक सर्किल कंप्लीट कर सकते हैं। ये खजुराहो टेम्पल का ही है, और क्रॉस सेक्शन में इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो आप दोबारा देख सकते हैं। अपर पोर्शन में आपको कलशा मिलेगा, फिर आमलक मिलेगा, फिर शिखर मिलेंगे, फिर एक शिखर में कई सारे छोटे छोटे और शिखर है, उसको उर्श्रंग बोलते हैं। मंडप मिलेगा, मंडप और गर्भगृह के बीच में अंतराल देखने को मिल सकता है। फिर दूसरा मंडप आ जाएगा, फिर अर्ध मंडप हो जाएगा, फिर नीचे आपको जगती अधिष्ठान मिल जाएगा। वेंटिलेशन के लिए भी इसमें एरिया दिया गया है, और प्रदक्षिणा पथ मिल जाएगा जो गर्भगृह के चारों ओर होता है। ये आप जो देख रहे हैं ये मेटल अष्टधातु की या पीतल की, कहीं कहीं पे कॉपर, और पुराने टाइम में बोलते हैं कि सोने या चांदी के भी ध्वज बनते थे। ये साउथ इंडिया की एक पॉपुलर आइकोनोग्राफी है टेम्पल आर्किटेक्चर की। ये हर टेम्पल का अपना अपना होता था। ध्वज बेसिकली पहचान होती है, और मंदिर जो है, मंदिर का जो स्वामी होता है उस इलाके या उस पूरे पूरे डायनेस्टी का स्वामी होता है। ठीक है, जैसे आप चोला डायनेस्टी लेंगे तो चोला डायनेस्टी में किंग तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन किंग अपने आप को बेसिकली मैसेंजर मांगता है भगवान शिव का। ठीक है, तो अगर आप तंजौर में जो बृहदीश्वर मंदिर है, कभी उसमें अगर आप और डीप स्टडी करेंगे, जाएंगे, देखेंगे, तो आज भी आपको लगभग लगभग 1200 साल के बाद में राजराजा प्रथम की पेंटिंग मिलेगी अपने गुरु के साथ में। उसके जो प्रीचर हैं, जो टीचर हैं, वो उनके साथ में उसकी पेंटिंग मिलेगी, और वो कहाँ बनी हुई है? भगवान शिव की जो शिवलिंग है उसके बैक साइड में है। और वो अपने आप को इस तरीके से दिखाया गया है कि भगवान शिव के जो मैसेंजर हैं, उनके जो दूत हैं, जो राजा है, वो दूत के फॉर्म में ही आपके ऊपर रूल कर रहा है। तो एब्सोल्यूट जो किंगशिप है किसकी है? वो लॉर्ड शिवा की है, भगवान शिव की है। तो अब किंग चोला डायनेस्टी है, उसका जो आपका सिंबल होगा, जो ध्वज होगा, वो बेसिकली किसका ध्वज हो जाएगा? वो आपके भगवान शिव का ही ध्वज हो जाएगा। तो इस तरह की आइकोनोग्राफी आपको अलग अलग जो व्याख्यान है उनके साथ में आपको सुनाई देगी, देखने को मिलेगा। तो हर मंदिर का अपना ध्वज होता है, और वो ध्वज जो है ध्वज स्तंभ की सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाया जाता है। अगर आप बात करेंगे सोमनाथ के मंदिर की या पुरी के जगन्नाथ मंदिर की, तो वहाँ भी आपको ध्वज मिलेंगे, और वो ध्वज आज भी परंपराएं हैं कि दिन में कई बार बदले जाते हैं। और सोमनाथ मंदिर में तो परंपरा ये है कि आप वहाँ पे ध्वज चढ़ाने की, डिवोट करने की भी परंपरा है। वहाँ पे आप अगर मन्नत मांगेंगे तो आप भी अपना ध्वज जो है मंदिर के ऊपर चढ़वा सकते हैं। तो ये आइकनोग्राफी है बच्चों, और जब आप बहुत डीप स्टडी करते हैं तो आपको देखने सुनने को मिलती है। आपके सामने अगेन एक टेम्पल है, और उसको शिखर, उरुशंख, कलश, आमलक फॉर्म में डिफाइन किया गया है। ये खजुराहो का ही टेम्पल सीरीज का एक मंदिर है। ये आपके अयोध्या का जो न्यू कंस्ट्रक्टेड मंदिर है, भगवान राम का बन रहा है, ये उसका है, और इसको भी नागरा शैली में बनाया जा रहा है। दैट्स वाई इसको यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया गया है। इसमें भी जगती मंडप, 3 मंडप हैं, पे ध्वजा है, शिखर है, और प्रदक्षिणा पथ है, ये दिखाया जा रहा है।
ये जो मंदिर है स्पेशली डाला गया इसके अंदर स्लाइड में, ये खजुराहो का ही लक्ष्मण टेम्पल है। इसको जो किंग लक्ष्मणा थे उन्होंने बनाया था। ये भगवान राम के जो भाई लक्ष्मण हैं ये उनको डिवोटेड नहीं है, बल्कि जो किंग थे उनका नाम लक्ष्मण था, तो किंग के नाम पे इस टेम्पल को लक्ष्मण मंदिर बोलते हैं। ये कंदरिया महादेव मंदिर के साइड में ही है, और ये मंदिर अपने आप में कंप्लीट मंदिर हम उसको कह सकते हैं। इस रीज़न से कह सकते हैं क्योंकि इसमें इसको जो बनाया गया है वो पंचायतन शैली में बनाया गया है। अब पंचायतन शैली क्या होती है? पंचायतन शैली बच्चों वह शैली होती है जिसमें हम 5 देवताओं की पूजा करते हैं। इसमें से एक मुख्य देवता होता है, बाकी 4 जो होते हैं उसके सबॉर्डिनेट यानी कि उसको सपोर्ट करने वाले देवता होते हैं। अब ये जो लक्ष्मण टेम्पल है ये भगवान विष्णु को डिवोटेड है, यानी कि जो बीच का टेम्पल होगा वो भगवान विष्णु की मूर्ति वहाँ पे होगी, 4 भुजाओं वाली मूर्ति इसमें आपको देखने को मिलेगी। बाकी जो अन्य देवताएं हैं वो देवता 4 अलग अलग कोनों पे बनाए जाएंगे। इसका जो प्लान है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इस प्लान में आप देखेंगे कि बीच में गर्भगृह है, गर्भगृह में मुख्य मूर्ति होगी, और उस मंदिर कॉम्प्लेक्स के जो 4 कोने होंगे, 4 दिशाएं होंगी, वहाँ पे 4 अन्य देवताओं की मूर्तियाँ होती हैं। ये देवता शिव हो सकते हैं, विष्णु, ब्रह्मा, शक्ति, गणेश, इस तरीके से हो सकते हैं। पंचायतन शैली में जिस मुख्य देवता की जो मूर्ति होती है बीच में होती है, उस मंदिर को हम वह पंचायतन कहते हैं। जैसे कि माफ़ करिएगा, जैसे कि इस मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति है तो ये वैष्णव पंचायतन कहलाएगी। कुछ मूर्तियां होती हैं जिसमें कि मान लो भगवान शिव की मूर्ति बीच में है तो शैव पंचायतन हो जाएगा। किसी में अगर बीच में भगवान ब्रह्मा की मूर्ति है तो ब्रह्म पंचायतन कहलाएगा। माफ़ करिएगा। तो इस तरीके से पंचायतन शैली में टेम्पल कंस्ट्रक्शन बाद में शुरू हुआ। पंचायतन शैली को रीस्टैब्लिश करने का श्रेय शंकराचार्य को जाता है। शंकराचार्य ने भारत में टेम्पल आर्किटेक्चर में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। उन्होंने शक्तिपीठ स्थापित किए हैं और कई सारे जो स्तुतियाँ हैं वो शंकराचार्य ने लिखी हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है इंडियन रिलीजियस कंसेंट में। अब एक जो आपके सामने स्लाइड है इसमें एक आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट टू राइट में सैंक्टम जिसको हम गर्भगृह बोलते हैं, फिर मंडप आ जाएगा, फिर ध्वजस्तंभ आ जाएगा, फिर गोपुरम आ जाएगा। तो बेसिकली जो मंदिर है, मंदिर का वो हम बहुत ही फ्रेजाइल कॉन्सेप्ट है बेटा। ये इस मंदिर को हम एक देव पुरुष के रूप में मानते हैं। मंदिर कोई एरी गैरी कॉम्प्लेक्स नहीं होता कि हाँ जैसे इमारत होती है, घर होता है, वैसा नहीं होता। मंदिर के एक एक कंस्ट्रक्शन का अपना एक रीज़न होता है। ये नागरा शैली में भी है, ये वेसरा में है, ये देवड़म शैली में है। देवी शैली में कुछ खासकर प्योरिटी के साथ में इसको फॉलो किया जाता है, और जो उसका एंट्रेंस है उसको एक देव पुरुष का जो पैर है, फीट है, वहाँ मानते हैं, और उस देव पुरुष का जो मुख है उस मुख को हम गर्भगृह के समान मानते हैं। इस तरह से कंस्ट्रक्शन किया जाता है। ये उसी जो आपका डिपिक्शन था उसी फॉर्म में है। इसी में आपका एक मंडपम होगा जिसको हम महामंडप, अर्धमंडप के बाद में इसको नंदीश्वर या जो वाहना मंडप बोलते हैं, क्योंकि हर भगवान का अपना एक वाहन है। तो कई जगह आपको नंदी, अगर शिव जी के मंदिर हैं तो वहाँ पे नंदी मंडप मिलेगा। कई जो वैष्णव आपको टेम्पल डिवोटेड मिलेंगे वहाँ पे वाराह का भी एक आपको मंडप मिलता है। वाराह अवतार सभी को पता है, भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हुए हैं उसमें वाराह अवतार है। तो वाराह की भी आपको मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी। खासकर गुप्त काल में इसका बहुत ज़्यादा डिपिक्शन हुआ है, बहुत ज़्यादा बनाई गई हैं। ये वही है विरूपाक्ष टेम्पल हम्पी। उसमें भी आप गोपुरम देख सकते हैं, फिर वाटर टैंक और मंडपम, फिर आपका जो गर्भगृह वाला है एरिया वो है, विमान है। एक बात और जो आपको साउथ इंडिया टेम्पल में देखने को मिलेगी, क्योंकि दक्षिण भारत में क्या है कि मंदिरों का वैसा जाल नहीं है जैसा उत्तर भारत में है।
तो दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं, अब उसमें आप पवित्र होने के लिए नदी खोजिए, वहाँ जाइए, तो उससे बेटर ये था कि हर मंदिर में उन्होंने अपना एक तालाब भी कंपलसरी किया, और उस तालाब में ही जो भक्तगण होते थे वो नहाते थे, उसके बाद में पवित्र होकर भगवान के दर्शन करते थे। तो द्रविड़ शैली की अगर हम स्टाइल या आइकनोग्राफी देखेंगे तो वहाँ पे एक पॉन्ड का होना एक लगभग नेसेसिटी थी। वो आपको अप्रॉक्स सभी मंदिरों में मिलेगी, जितने भी आपके इस्टेब्लिश्ड मंदिर हैं, वर्किंग मंदिर हैं, वहाँ पे। ये मीनाक्षी मंदिर है। मीनाक्षी मंदिर आप देख सकते हैं सब तरफ गोपुरम दिख रहे हैं, बीच में गोल्डन माउंट करके एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, वो मेन मंदिर है। जो बड़े बड़े टावर जैसे आपको हर तरफ दिखाई दे रहे हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, वो आपके गोपुरम हैं। ये मीनाक्षी मंदिर का ये गोपुरम है, आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई देगा, और इसको डिटेल पिक्चर आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं। उसी का एग्जांपल एक और आपका गोपुरम है, वहाँ पे आप इसको जूम करके अगर देखेंगे तो आपको कई सारी पत्थर की मूर्तियाँ मिलेंगी। ऊपर आप जब इसको आप वॉल्ट शेप में इसका शिखर देखेंगे, ये वल्लभी आकार का शिखर है, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में नागरा शैली में बनाया जाता था, और बाद में इसको गोपुरम के जो शेप है उसमें अडॉप्ट किया गया द्रविड़ शैली में। तो ये है 1000+ मूर्तियाँ जो हैं आपको जो साउथ डायरेक्शन का गोपुरम है मीनाक्षी टेम्पल का, वहाँ देखने को मिल जाएंगी। ये बृहदेश्वर मंदिर है, तंजौर में है, चोला डायनेस्टी के अंडर आता है ये। इसमें आप देख सकते हैं कि पिरामिड शेप में आपका विमान बनाया गया है, उसके ऊपर में भी शायद 80 टन के आसपास का एक की स्टोन है, जिसको हम कुंभम बोलते हैं। ये शोर टेम्पल है महाबलीपुरम में, ये भी कंस्ट्रक्टेड टेम्पल है, पल्लव डायनेस्टी के टाइम पे ये बनाया गया था। ये तिरुवल्लुवर मंदिर है, आप इसका पॉन्ड देख सकते हैं, शायद पीछे गोपुरम देख सकते हैं, बीच में आपके मेन टेम्पल्स हैं वो देख सकते हैं। ये वरदराज मंदिर, बीच में पॉन्ड है, पॉन्ड के भी अपने देवता हैं, उसको भी गोल्डन से उन्होंने माउंट किया हुआ है। बैक साइड में आप शिखर देख सकते हैं, और वरांडे मंडपम वगैरह जो आप देख सकते हो, कितना मैसिव एरिया में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। ये एहोल मंदिर है, ये वेशला शैली का है, कर्नाटका में बेटा ये जगह पड़ती है, और वहाँ पे आप देखेंगे कि इस पत्थर के अधिष्ठान के ऊपर इस मंदिर को बनाया गया है। बड़े मैसिव मंदिर तो नहीं है कि अब बड़े ऊंचे ऊंचे विमान या शिखर बनाए जाएं, लेकिन ये अपने आप में कुछ जो प्रॉपर्टीज़ थी नागरा शैली की ली गई, कुछ प्रॉपर्टीज़ ली गई द्रविड़ा शैली की, और उनको मिला जुला के इन टेम्पल आर्किटेक्चर को बनाया गया है। खासकर होयसाल डायनेस्टी में इन टेम्पल आर्किटेक्चर का विकास होता है, और जब आप होयसाल टेम्पल्स को देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये पत्थर पे जो नक्काशियाँ हैं ऐसे करेंगे जैसे मोम पे बनाया गया है, इतना ये सॉफ्ट है। और एक्चुअल में ये जो आपके स्टोन है ये बहुत ज़्यादा टफ स्टोन है, बेसाल्ट पत्थर हैं, इनको कार्व करना आसान नहीं होता, और लेकिन फिर भी इतना उस पर कारीगरी करी गई है। आप इसको डीप में जाके सर्च करके देख सकते हैं। ये उसी का ही एक एग्ज़ाम्पल है। इसमें अगर आप थोड़ा सा जूम ऑन करें तो आप देखेंगे कि बच्चों आपको बहुत मूर्तियाँ दिखाई पड़ेंगी, और इस मूर्तियों पर जो डिज़ाइन बनाई गई है अपने आप में कंप्लीट डिज़ाइन है। इसका अधिष्ठान आप देख सकते हैं, जिसको जगती बोलते हैं नागरा शैली में, उसके ऊपर ये बनाया गया है। ये बड़ा ऊंचे या बड़े मैसिव मंदिर नहीं है जैसे आपको द्रविड़ शैली में देखने को मिलेंगे। तो यहीं पे अपने व्याख्यान का अंत कर रहे हैं। ये बेटा जो आपका पूरा लेक्चर था ये बेसिकली इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, कि जब आप किसी टेम्पल आर्किटेक्चर को दोबारा देखें तो आप उसमें केवल ऐसा ना हो कि आप जाएं वहाँ पे पूजा पाठ करके घूम के चले आएँ। बेसिकली उस टेम्पल आर्किटेक्चर में क्या क्या चीज़ें बनी हैं उसको आप ज़रूर देखिए, क्योंकि ये जो मंदिर होते हैं, खासकर आप भारतीय परंपरा के बारे में बात करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल, बहुत ही ज़्यादा डीप मीनिंग रखने वाले हैं। इसके बहुत सारे अलग अलग पहलू हैं, और भारत की जो आत्मा है मेरे विचार से वो मंदिरों में बसती है। जो भी पूजा गृह यहाँ के हैं वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं, और ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म के बारे में बात हो रही है, वो हर धर्म की पूजा गृहों में भारत की आत्मा बसती है। और वहाँ का जो कंस्ट्रक्शन है, उसकी जो आइकनोग्राफी है वो देखने वाली है, क्योंकि जो टेम्पल आर्किटेक्चर है बेसिकली वो
क्योंकि भारत जो है एक रिलीजियस कंट्री है और उसकी अपनी परंपराएं चली आ रही हैं जो सैकड़ों सालों से चली आ रही हैं और आज भी उनको फॉलो किया जाता है। तो उसका सबका जो स्रोत है, उसकी जो आत्मा है, वो आपको इन मंदिरों में देखने को मिलेगी और जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे और आपके पूर्वजों के द्वारा निभाई चलती चली जा रही हैं। तो जो पर्यटन दिवस हमारा है, जिसको हम विश्व पर्यटन दिवस बोलते हैं, उस अवसर पे ये एक व्याख्यान है और उम्मीद करते हैं दोबारा आपसे दोबारा जल्दी ही मिलेंगे किसी अच्छे विषय पे। तब तक के लिए अपना आप ध्यान रखिए। और इस लेक्चर में जितनी भी स्लाइड्स यूज़ हुई हैं, ये सारी की सारी बच्चों गूगल से हमने डाउनलोड करी हैं और आप ही गूगल के शरण में जा सकते हैं, गूगल के पास जा सकते हैं और जो जो टेम्पल्स हमने बनाए हैं उसके बारे में आप और डीप स्टडी भी कर सकते हैं। बहुत कुछ डाटा है जो नेट पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आप प्लीज़ जाके स्टडी करिए। ठीक है, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए।